जयपुर से खबर है जहां पर फायरमैन भर्ती 2021 के अभ्यर्थी 3 साल से न्याय की गुहार लगा रहे हैं और आज फिर अभ्यर्थी पहुंचे कर्मचारी चयन बोर्ड। 120 पदों का परिणाम अब तक जारी नहीं किया गया है। युवाओं में भारी आक्रोश है। इसे लेकर किसान मजदूर वर्ग के अभ्यर्थी दर दर भटकने को मजबूर हैं। प्रदेश में लगातार अग्निकांड और फिर भी भर्ती प्रक्रिया अधर में लटकी हुई है। आप परिणाम क्यों नहीं ला पा रहे हैं? 2021 की भर्ती उन विद्यार्थियों का, अभ्यर्थियों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है और कोई सुध नहीं ले रहा। आपातकालीन सेवाओं के पद खाली हैं। सरकार पर अब लापरवाही का बड़ा आरोप लग रहा है। जयपुर में विभागों के चक्कर काटते थक चुके हैं अभ्यर्थी। पीड़ित युवाओं का सवाल है कि आखिर कब उन्हें न्याय मिलेगा और ये सवाल बिल्कुल जायज है। ये सवाल लगातार सच बेधड़क भी पूछ चुका है कि 2021 की फायर वर्कर की भर्ती का परिणाम 2026 तक ना आना क्या उन तमाम अभ्यर्थियों के लिए अन्याय नहीं है जो इस नौकरी में भर्ती होने के लिए आतुर थे, तत्पर थे, जिन्होंने मेहनत की, एग्जाम दिया और उसके बावजूद भी परिणाम नहीं आ पा रहे हैं। लगातार ये पीड़ित युवा जयपुर में एक से दूसरे दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं, अपनी चप्पलों को घिस रहे हैं, लेकिन इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। आज फिर अभ्यर्थी पहुंचे हैं कर्मचारी चयन बोर्ड। 120 पदों का परिणाम अब तक जारी नहीं हुआ है। युवाओं में अब भारी आक्रोश इस लापरवाही को लेकर लगातार बना हुआ है। किसानों के, मजदूरों के बच्चे हैं कई अभ्यर्थी जो दर दर भटकने को मजबूर हैं और एक कंफ्यूजन की स्थिति में है कि वो अपने भविष्य में इस एग्जाम को लेकर आस छोड़ दें या फिर किसी और करियर को चूज करें या फिर क्या करें। उनका जो जीवन है वो अधर में लटका हुआ है। जिन्होंने मेहनत की सरकारी नौकरी के लिए, उन्हें अभी तक परिणाम नहीं मिल पा रहा है। कुणाल, इसे लापरवाही कहें, इसे उदासीनता कहें या फिर इसे इन युवाओं के प्रति सरकार की जो है वो इनह्यूमैनिटी कहें कि आप अभी तक एक रिजल्ट नहीं जारी कर पा रहे हैं। जो बच्चे, जो अभ्यर्थी, जो युवा हैं वो लगातार इंतजार कर रहे हैं, अधर में उनका भविष्य लटका हुआ है। देखिए, आपको बता दें कि पूरा मामला फायरमैन भर्ती से जुड़ा हुआ है, जिसमें कुछ अभ्यर्थी, लगभग 120 अभ्यर्थियों को जो नतीजा है वो यहाँ पर रोका गया है। लगातार डीएलबी और बोर्ड के चक्कर ये अभ्यर्थी द्वारा काट रहे हैं। बोर्ड का ये कहना है कि पूरे मामले पर जब हमें विभाग द्वारा जानकारी दे दी जाएगी कि कौन व्यक्ति योग्य और कौन अपात्र है, तो हम इसका नतीजा जो है जारी कर देंगे। इस मांग को लेकर आज और विभाग का कहना है कि हमने जो है डाटा भेज दिया है कर्मचारी चयन बोर्ड को, लेकिन कर्मचारी चयन बोर्ड इस में जो है संतुष्ट पूर्वक जवाब नहीं दे रहा है। ऐसे में आज हमने कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष का पक्ष जानना चाहा, तो उनका कहना है कि जब हमें पूरे मामले की विस्तृत रिपोर्ट मिल जाएगी तो हम इसका नतीजा जारी कर देंगे। तमाम लंबे समय से जो है विभाग और बोर्ड के चक्कर काटने से परेशान अभ्यर्थी आज कर्मचारी चयन बोर्ड पर धरने पर बैठा हुआ है और लगातार उनका कहना है कि अब हमारे को जब तक संतुष्ट पूर्वक जवाब नहीं मिल जाएगा, हमारा नतीजा जारी नहीं हो जाएगा, तब तक हम यहीं पर बैठे रहेंगे। चलिए, शुक्रिया कुणाल। अब युवाओं का जो गुस्सा है वो लगातार बढ़ रहा है और ये गुस्सा जायज भी है क्योंकि फायरमैन भर्ती 2021 अधर में लटकी हुई है और ऐसा नहीं है कि डिपार्टमेंट को लोगों की जरूरत नहीं है। डिपार्टमेंट को लोगों की जरूरत है। इतनी इमरजेंसी की सिचुएशन राजस्थान में आगजनी को लेकर खड़ी होती है, लेकिन खाली पदों को अभी तक भरा नहीं जा रहा। और अब बड़ी खबर जयपुर से आ रही है जहां पर डीसीपी वेस्ट हनुमान प्रसाद मीणा के निर्देश पर अवैध हथियार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। करधनी थानाधिकारी सवाई सिंह ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। निवारू लिंक रोड से 3 आरोपी लोकेश सिंह, शेखावत, सनी और राघव खांडल को गिरफ्तार किया गया है। कब्जे से एक देसी कट्टा और 4 कारतूस बरामद किए गए हैं। लोकेश पुलिस पर फायरिंग के मामले में रोहतक जेल में बंद बदमाश आजाद सिंह गुड़ा का खास छोटा भाई बताया जा रहा है। सनी के खिलाफ पूर्व में रात के समय राहगीरों का अपहरण कर लूट करने का अभ्यस्त अपराधी इसे बताया जा रहा है। तो ये जो अपराधी गिरफ्तार हुए हैं, जिनके पास से अवैध हथियार बरामद हुए हैं, ये वांटेड अपराधी हैं, ये आदतन अपराधी हैं और ये कुख्यात अपराधी हैं जिनकी गिरफ्तारी पुलिस द्वारा की गई है।
तो 3 आरोपी गिरफ्तार, इनके पास से अवैध हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है। राजधानी जयपुर में डीसीपी के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। डीसीपी वेस्ट के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। हनुमान प्रसाद मीणा के निर्देश पर अवैध हथियार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 3 आरोपी गिरफ्तार, इनके पास से अवैध हथियार भी बरामद किए गए हैं। करधनी थानाधिकारी सवाई सिंह ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। नेवारू लिंक रोड से 3 आरोपी लोकेश सिंह, सनी और राघव खांडल को गिरफ्तार किया गया है। तीनों आदतन अपराधी बताए जा रहे हैं। इनके पास से एक देसी कट्टा बरामद हुआ है, 4 कारतूस बरामद किए गए हैं। तो डीसीपी वेस्ट हनुमान प्रसाद मीणा के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई, अवैध हथियार के खिलाफ कार्रवाई। करधनी थानाधिकारी सवाई सिंह ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर राजधानी जयपुर से ही है। डीसीपी वेस्ट हनुमान प्रसाद मीणा के निर्देश पर अवैध हथियार के खिलाफ कार्रवाई हुई है। करधनी थानाधिकारी सवाई सिंह ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। आरोपी लोकेश सिंह शेखावत, सनी और साहिल राघव खांडल उर्फ रवि को गिरफ्तार किया गया है। तस्वीरों में ये जो 3 आरोपी आप देख रहे हैं, ये आदतन अपराधी बताए जा रहे हैं। इनके ऊपर लूट जैसी बड़ी वारदातें करने का भी आरोप है। इनके पास से अवैध देसी कट्टा बरामद हुआ है, 4 कारतूस बरामद हुए हैं। लोकेश सिंह शेखावत अगस्त 2025 में रोहतक पुलिस पर फायरिंग के मामले में रोहतक जेल में बंद बदमाश आजाद सिंह का भाई बताया जा रहा है। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। शाहपुरा के बाबा भगवान दास राजकीय महाविद्यालय में कला संकाय के स्थानांतरण और कॉलेज के विखंडन आदेश के खिलाफ ग्रामीण और छात्रों का विरोध पड़ रहा है। ग्रामीण और छात्र कॉलेज गेट के बाहर अनिश्चितकालीन धरना देकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। उनका आरोप है कि पहले कॉलेज के एकीकरण के आदेश जारी किए गए थे, लेकिन अब संकाय को दूर स्थानांतरित कर विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उन्होंने राज्यपाल और मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने के बावजूद कोई कार्रवाई न होने पर आक्रोश जताया और चेतावनी दी है कि आदेश रद्द नहीं हुआ तो आंदोलन और उग्र होगा। छात्रों ने कृषि संकाय को पुनः राजकीय स्तर पर संचालित करने और कॉलेज को स्वतंत्र सरकारी कॉलेज का दर्जा देने समेत डिग्री मान्यता सुनिश्चित करने की मांग उठाई है। कि इस राजशेष को हटा के और इसको एक स्वतंत्र राजकीय महाविद्यालय का दर्जा दिया जाए। प्रथम मांग हमारी यह है। दूसरी हमारी मांग यह है कि 2020 की एनईपी की जो शिक्षा नीति है उसके अंतर्गत वाणिज्य विज्ञान और प्लस कला जो संकाय हैं उन दोनों को तीनों को एक जगह करते हुए एक कॉलेज की स्थापना कर दी जाए और इसको एक स्वतंत्र महाविद्यालय के रूप में स्थापित करके और यहाँ के बच्चों का भविष्य संवारा जाए। हम ये पुरजोर सरकार से मांग करते हैं और संबंधित जो भी जनप्रतिनिधि जिम्मेदार जो लोग हैं उनसे हम छात्रों की आवाज़ को हम उठाने के बुलंद करने के लिए हम यहाँ क्षेत्र की समस्याओं को लेकर यहाँ बैठे हैं। तो हमारी सक्षम जितने भी अधिकारी वर्ग है, सरकार है, उससे हमारी ये मांग है कि जल्द से जल्द हमारी इस मांग के ऊपर गौर करें और इससे हमारी पीड़ा को समझें, हमारे इस दर्द को समझें, जिससे कि इस क्षेत्र का इस ग्रामीण प्रदेश में बसे हुए इस महाविद्यालय की साख और गरिमा। कॉलेज बचाओ संघर्ष समिति बना करके एक विशेष मुद्दे पे बैठे हैं। इसके तहत हमारी मांगे हैं कि जो कृषि महाविद्यालय है जिसको 2023 से राजशेष में जोड़ा गया है और एक निजी संस्था के रूप में ये चलाया जा रहा है, तो हमारी पुरजोर तरीके से मांग है कि हम इसको एक स्वतंत्र महाविद्यालय घोषित करें। इसी के अलावा हमारी दूसरी मांग है कि जो हमारा कला महाविद्यालय एवं वाणिज्य एवं विज्ञान महाविद्यालय है उसको पुनः की तरह पहले की तरह यथावत रखा जाए। यह हमारी मांग पुरजोर तरीके से है। इसके लिए हमें आंदोलन करना पड़े तो हम करेंगे,
छात्रों के लिए लड़ना पड़े तो लड़ेंगे, ये हमारी पुरजोर तरीके से मांग है। और नई दिल्ली से खबर आ रही है जहां पर एनएसयूआई के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने पदभार ग्रहण करने के बाद लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी से शिष्टाचार भेंट की है। इस अवसर पर जाखड़ ने संगठन की कमान सौंपे जाने पर मार्गदर्शन और विश्वास व्यक्त करने के लिए उनका आभार व्यक्त किया है। दोनों नेताओं के बीच छात्र युवा मुद्दों, संगठन के विस्तार और आगामी कार्यक्रमों को लेकर विस्तृत चर्चा हुई, जिसमें एनएसयूआई की रणनीतियों और युवाओं के लिए किए जाने वाले प्रयासों पर विशेष ध्यान दिया गया। तो ये तस्वीर है विनोद जाखड़ और राहुल गांधी की, और ये तस्वीर विनोद जाखड़ को एनएसयूआई का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने के बाद की है। नई दिल्ली में विनोद जाखड़ ने राहुल गांधी से मुलाकात की है और चूंकि एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के पीछे विनोद जाखड़ को जो बनाया गया है एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसमें राहुल गांधी की सबसे बड़ी भूमिका रही है। उन्होंने ही इंटरव्यू विनोद जाखड़ का लिया था और उसके बाद उनका चुनाव एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए किया गया। इसके बाद धन्यवाद देने के लिए और शिष्टाचार भेंट करने के लिए विनोद जाखड़ पहुंचे नई दिल्ली और राहुल गांधी से उन्होंने वहां पर मुलाकात की। और अब करौली से बड़ी खबर आ रही है जहां पर हिंडौन सिटी में हुआ भीषण सड़क हादसा। ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में पिता और पुत्र और दामाद की मौत हो गई है। भतीजा मुनीम जाटव भी घायल हो गया। पनबेड़ा गांव से अलीपुरा लौट रहे थे चारों लोग। रास्ते में शमशान घाट मोड़ पर यह हादसा हुआ है। सूचना पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। शवों को हिंडौन जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। डीएसपी मुनेश कुमार मीणा भी जिला अस्पताल पहुंचे हैं। घटनाक्रम की पूरी जानकारी ली जा रही है। कल दिनांक 22/2/26 को शाम करीब 8 बजे की बात है। यशविंदर अली निवासी अलीपुरा अपने परिवार के साथ बाइक से अपने गांव जा रहा था। अज्ञात ट्रैक्टर से ने लापरवाही से और टक्कर मारी, जिससे यशविंदर और उसका रिश्तेदार धर्मेंद्र तथा यशविंदर का बेटा गौरव की मौके पर मृत्यु हो गई। एक व्यक्ति उसमें मुनीम जाटव घायल हो गया। तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची, घायलों को और मृतकों को जिला अस्पताल हिंडौन से लाया। आज जिला अस्पताल में मृतकों के पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है। जैसे भी के रतनगढ़ क्षेत्र में रविवार रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार तहसील के गांव मेड़ासर के पास अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद गंभीर रूप से घायल बाइक सवार को तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान गिरधारी लाल के रूप में हुई है। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया गया। अरनोद थाना क्षेत्र में स्थित सिंहपुरिया माताजी मंदिर मार्ग पर रविवार रात असामाजिक तत्वों ने तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया। अज्ञात लोगों ने मंदिर मार्ग पर बने प्रवेश द्वार की छतरी को क्षतिग्रस्त कर दिया। इससे पहले कुछ महीने पूर्व यहां स्थापित हनुमान जी की मूर्ति को भी नुकसान पहुंचाया गया। घटना की सूचना मिलते ही अरनोद थाना अधिकारी शिवलाल मीणा अपने जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण कर आसपास के लोगों से जानकारी जुटाई। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि मामले की गंभीरता से जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। घटना के बाद क्षेत्रवासियों में रोष व्याप्त है और उन्होंने प्रशासन से मंदिर परिसर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाने की मांग की है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। झुंझुनू शहर के वार्ड नंबर 16 में रीको फाटक से सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता कार्यालय तक जाने वाले मार्ग पर सीवरेज चैम्बर टूटने के कारण गंदा पानी सड़क पर फैल रहा है। ये समस्या पिछले लगभग 6 महीनों से बनी हुई है, जिससे स्थानीय लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार जमा गंदा पानी राहगीरों और वाहन चालकों के लिए खतरा बन गया है, क्योंकि कीचड़ और बदबू के बीच से गुजरना पड़ता है, जिससे दुर्घटना और संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। स्थानीय निवासियों ने कहा है कि नगर परिषद और संबंधित कंपनी को कई बार शिकायत करने के बावजूद स्थानीय समाधान नहीं किया गया है। केवल टैंकर से पानी निकालने की अस्थायी व्यवस्था की जा रही है। गंदे पानी के कारण क्षेत्र में मौसमी बीमारियों का खतरा बढ़ गया है, जिससे बच्चों और बुजुर्गों पर विशेष प्रभाव पड़ रहा है।
कम से कम 6 महीना हो गया ये समस्या ने बना हुआ, और प्रशासन ने हर 5 दिन बाद मैं अवगत करावा, 10 दिन बाद में एक टैंकर आओगो, वो टैंकर लेके कदे तो गंदी नाली में गिर देगो जो वो बदबू पूरे घर में जागो, कदे वो खाली करके जेठा पूछेगो नहीं इतनी देर में दोबारा बच जागो, फिर दोबारा वजू करा, वजू टैंकर आ जाएगो, तो ये समाधान तो है नहीं कोई। रेलवे स्टेशन के सामने जो डाक बंगलो है जठे SC ऑफिस है PWD को भी हूँ थोड़ा सा आगे चलता है, 4 चैम्बर फुटे रही का, 4 में बदबू मारे, और मत आवागमन इतो बाधित तो है जकई कोई हद नहीं। परेशान हो गया साहब, या मैं आखिरी चेतावनी दिया, धरने पर बैठांगा नहीं, उच्च अधिकारी का CM तक मैं जाऊंगा। अब ये फाटक से और PWD सर्किल ऑफिस तक जो रोड जारी है, भी में सीवरेज की जो पाइप फूटी पड़ी है, चैम्बर 4 लीकेज है, और 6 महीने से यह परेशानी है, और एक एक करने की ही पानी की जो लाइनें वे निकल रही है, की वजह से ये बहुत ही तो बदबू मार रहे हैं, आमजन परेशान हो रहे हैं, और इनकी बदबू से इतना मच्छर मक्खी पैदा हो रहे हैं कि आमजन बीमारियों से भी परेशान है। तो इस समस्या को कोई समाधान नहीं हो रहा है। बार बार नगर परिषद ने अवगत कराया गया है, और LNT ने भी अवगत कराया गया है, बेविदा कॉर्नर पे एक वो टैंकर लगा के और खाली कर दे, जो आधी घंटा में फेर भर जा, फिर यो देखो तारे सामने है जितनी भी गंदगी है, बैंक नाड़ो चल रहे है, भयंकर तरीके से गंदगी बाहर आ रही है, मतलब हर आदमी आनो जाना परेशान है। PWD को जो सर्किल ऑफिस है SC साहब जो बैठे हैं, वे भी ई रोड ऊपर की वे भी चीज़ ने संज्ञान में कुल ले रहा। अब इतनी जनता परेशान हो रही है, और मैं खुद परेशान हो रहा हाँ, ट्रोली डाल के माटी कन्नों पीसा लगा के मैं रस्तों बना रहा। तो ये तो मैं प्रशासन से और नगर परिषद से गुहार लगा रही हूँ कि इन्हें संज्ञान में लो, इन जल्द से जल्द ठीक कराओ, और अगर इको ऊपर कोई संज्ञान नहीं लिए गए तो मैं शांतिपूर्ण धरने पर बैठांगा और इको और दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली विधानसभा को मिली बम से उड़ाने की धमकी। सुबह से दिल्ली के स्कूलों को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली थी, और ये धमकी कथित तौर पर एक खालिस्तानी ग्रुप के नाम से भेजी गई है। धमकी मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। धमकी मिलने के तुरंत बाद दिल्ली विधानसभा परिसर में तलाशी अभियान चलाया गया है। बॉम्ब स्क्वाड और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे इलाके की गहन जांच की है। जांच में नहीं मिली कोई भी संदिग्ध वस्तु। दिल्ली पुलिस को सोमवार को बम से उड़ाने की धमकी भराई की ईमेल प्राप्त हुआ। आप देखिए, लगातार इस तरह के जो ईमेल्स की संख्या है वो बढ़ती जा रही है, और ये बहुत बड़ा साइबर अपराध अब बन चुका है। लगातार आप राजस्थान में भी देख रहे हैं, किसी भी सरकारी प्रॉपर्टी को, यानी चाहे जयपुर हाई कोर्ट हो, जोधपुर हाई कोर्ट हो, सचिवालय हो, कई बार इन्हें बम से उड़ाने की धमकी भरे मेल प्राप्त हुआ। दिल्ली में इस समय काफी ज्यादा हलचल तेज हो गई है, क्योंकि दिल्ली में ऑलरेडी जो इस तरीके की घटनाएं हैं उन्हें लेकर दिल्ली पुलिस अलर्ट मोड पर है। लगातार कई आतंकी पकड़े भी जा रहे हैं, लेकिन अब इस तरीके के मेल्स बैक टू बैक आना एक बड़ी चिंता का विषय बन गए हैं। दिल्ली में तमाम स्कूल्स को बम से उड़ाने की धमकी मिली, और अब दिल्ली विधानसभा, जहां से दिल्ली की सरकार चलती है, दिल्ली विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। सुबह दिल्ली के स्कूलों को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। तमाम वो स्पॉट्स जिन्हें लेकर मेल प्राप्त हो रहे हैं, उन स्पॉट्स पर लगातार बम निरोधक दस्ते पहुंच रहे हैं, डॉग स्क्वाड की टीम पहुंच रही है, सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं। धमकी मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां लगातार हाई अलर्ट पर चल रहे हैं। हमारे सहयोगी राजीव जुड़ चुके हैं। राजीव, बहुत बड़ी साजिश या तो ये है या कोई बहुत बड़ी शरारत है, पूरी दिल्ली में हलचल पैदा हो गई है, इस तरह के मेल्स लगातार आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, अगर देखा जाए तो ईमेल के जरिए या दिल्ली विधानसभा उड़ाने की जो धमकी आई है उसको लेके दिल्ली पुलिस पूरी तरह से एक्टिव है, और जगह जगह पे कहा जा सकता है कि जांच भी कर रही है दिल्ली पुलिस। बड़ी बात यह है कि देखिए, 2 दिन पहले ही लाल किला, चांदनी चौक और जो धार्मिक स्थल हैं उनको बम से उड़ाने की धमकी आई थी। उसको लेकर के दिल्ली पुलिस पहले ही दिल्ली को हाई अलर्ट कर दी थी। जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, जहाँ पे शाम के समय भीड़ भाड़ हो जाती है, उन तमाम जगहों पे सघन चेकिंग भी चल रहा था, चेकिंग अभियान चल रहा था, और जो संदिग्ध व्यक्ति देखे जा रहे थे उनको रोक करके पुलिस पूछताछ भी कर रही थी। कई लोगों का आई कार्ड भी चेक किया जा रहा था, और इसी बीच जो आज धमकी भरा मेल मिला है उसको लेकर के दिल्ली पुलिस पूरी तरह से एक्टिव हो गई है, और सिविल लाइंस के चारों तरफ कहा जा सकता है कि जगह जगह बैरिकेडिंग करके दिल्ली पुलिस के जो
ट्रैफिक पुलिस के जो जवान है, दिल्ली पुलिस के जो जवान है, लोगों को रोक करके छानबीन कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं। जो भी संदिग्ध दिख रहा है तो उनके बारे में जानकारी ली जा रही है। कहा जा सकता है पूरी तरह से सिविल लाइंस एरिया को हाई अलर्ट जोन में कर दिया गया है। जी बिल्कुल, हाई अलर्ट पर सरकारी एजेंसियां, इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां। राजीव, शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। दिल्ली विधानसभा परिसर को पूरी तरीके से खाली कर लिया गया है। इसके अलावा तमाम वो स्कूल्स जिन्हें लेकर सुबह के वक्त में मेल्स मिले, बम से उड़ाने की धमकी भरे मेल्स मिले, उसके बाद से इन तमाम स्पॉट्स पर जिन्हें मेल्स में आइडेंटिफाई किया गया वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। हालांकि राहत की बात यह है कि कोई भी संदिग्ध वस्तु प्राप्त नहीं हुई है।